स्पीड मेरी बहुत कम थी। जब 2018 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरी स्पीड वाज वेरी लो। और मैं एक कंसेप्ट था मेरे पास तब कि एक्यूरेसी मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, और वो प्रूव भी हुआ इस अटेम्प्ट में भी। बट उसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड, तो आपको स्पीडली एक्यूरेट सॉल्व करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ हर स्टेज में। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by an academy. I'm your educator, Jaspal Singh. It's been more than 10 years now. I'm teaching for GATE, Engineering Services, and State Services Examination. Today with us, we have a great achiever. I'm saying great, reason being, her achievement in clearing competitive examination is endless. She has cleared almost every competitive examination in the field of engineering. Today with us, we have Shrishti Bafna, who has cleared DMRC, who has cleared Coal India Limited, who has cleared ISRO 2019 with All India Rank 1. She has cleared Engineering Services 2020 with All India Rank 21. I hope by listening to her journey, you will be able to aspire, you will be able to motivate, and you will be able to achieve your goals. So Shrishti, I welcome you on Chamomile TV Toppers. First of all, congratulations for achieving All India Rank 21 in Engineering Services 2020. Shrishti, would you like to tell us something about your educational background? Yes, sir. First of all, thank you so much, sir. It's my pleasure. And I'm from Durg, Chhattisgarh, and I have completed my schooling there only. Till 12th I was there and did my BTech from there, Bhilai Institute of Technology, Okay. Civil Engineering में. फिर 2016 में I joined IIT Delhi for MTech, and that was only my BTech year. In the same year, I got selected in GATE and got an MTech in IIT Delhi in Construction Technology and Management, and completed my masters in 2018. And from MTech, I started during the MTech days, I started preparation for these competitive exams. Okay, so this was your first attempt? No, sir. This was my third attempt, and Okay. third time I was appearing for the interview. In my first attempt only, I selected till interview, but couldn't make it to the final list. So 2018 was my first attempt. This was my third attempt for engineering services. Okay, so you gave examination in 2018, 19 and 2020. Yeah. तो सृष्टि, कैन यू टेल कि आपके इन तीनों अटेम्प्ट्स में डिफरेंस कहाँ पर था? मीन्स आपने 3 बार एग्जाम दिया, पहले 2 बार आप सिर्फ इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच पाए, तीसरे अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया पहले 2 केसेस से जिससे आपकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई? सब तीनों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस तीनों बार क्लियर कर लिया था, पर मार्क्स हमेशा कभी किसी स्टेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आ पाए इन 2018 एंड 19 अटेम्प्ट. तो 2020 के अटेम्प्ट में आई वॉज सो श्योर कि इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड रैंक, तो आपके लिए कहीं किसी भी स्टेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ का स्कोप नहीं है. आपको प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा करना है, यू हैव टू डू गुड इन मेंस एज वेल एंड इंटरव्यू एज वेल. तो तीनों स्टेजेस में आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है. सिंस 2018 वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, तो काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था तब, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, कवरेज बहुत कम था 2018 में. बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं थी, जो न्यू टॉपिक्स हैं उसमें इतना थॉरो नहीं था. तो दैट वाज क्वाइट लेसर कवरेज जितना इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड होता है, उससे मेरा कवरेज काफ़ी कम था. बट इन 2019 आई ट्राइड टू कवर मैनी थिंग्स, बट एट दैट टाइम पेपर में जो मुझसे एक बहुत मेजर मिस्टेक जो मैं कंसिडर करती हूँ, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में हुई, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि 2019 का प्रीलिम्स का टेक्निकल का पेपर थोड़ा टफ आया था, असर्शन रीज़न नहीं थे, तो मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी उसमें, और प्रीलिम्स में काफ़ी कम स्कोर था मेरा. और सेम फिर मेंस में भी यही हुआ. तो इस अटेम्प्ट में मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट किया 2019 और 20 में. इट्स जस्ट आई बिकेम लिटिल कॉन्फिडेंट कि आई नो थिंग्स. इट्स जस्ट कि आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेम्प्ट, एंड क्वेश्चन सिलेक्शन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया. जीएस के पेपर में आई मेड अ ह्यूज डिफरेंस. मेरे 2019 में सिर्फ 69 मार्क्स थे जीएस के पेपर में. दिस टाइम आई स्कोर्ड 102. तो that was the Okay, difference. so difference was in selection of questions. Selection of question, and that I became little bit confident about attempting the तो paper. ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए थे. हाँ. तो अगर जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में यही क्लियर करना हो,
Yes, तो sir. उनके लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ हम मॉक टेस्ट से कवर कर सकते हैं Yes, sir. या टेस्ट सीरीज से कवर Yes, सकते sir. हैं। Definitely. तो एक लर्नर की इस जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट की कितनी सिग्निफिकेंस बन जाती है फिर? सर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू या मॉक टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज पढ़ना इज़ वन थिंग, और जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे कि वेयर यू आर स्टैंडिंग, तो वो बहुत वेग प्रिपरेशन मैं उसको कंसिडर करती हूँ। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देना नहीं, टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ दे दी और अगर देखा ही नहीं कि क्या गलती हुई तो इट इज़ वेस्ट। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सिंस द स्टार्ट एक बार जब तक आप सब्जेक्ट पढ़ लें, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स लगा लें, उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि करना चाहिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सृष्टि ने कि टेस्ट सीरीज देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टेस्ट में हमसे मिस्टेक क्या हुई है उनकी एनालिसिस भी करना है, नेक्स्ट टेस्ट में उसको इम्प्रूव भी करना है, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना। सृष्टि, एक कॉमन डाउट आता है एक लर्नर के माइंड में कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसको हम देना कब से स्टार्ट करें, मतलब हम प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हों कि टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करें, इसको सब्जेक्ट वाइज दें या हम फुल लेंथ टेस्ट ही स्टार्ट कर दें फ्रॉम डे वन? तो हाउ डू वी अप्रोच अबाउट इट? जैसे एक एग्जाम्पल लेके या टाइम स्पैन लेके मैं बताऊँ तो एग्ज़ाम के बीच में एक साल, सपोज़ एक साल पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है 2022 सपोज़ अगस्त में, फेब में, अभी इस बार फेब में है, तो अगर आपने 2021 फेब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो शुरू के 3 महीने मुझे लगता है कि टिल मई जून तक आप सारे सब्जेक्ट्स थॉरली स्टडी करें अलॉन्ग विथ प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, लाइक यू कैन गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ESE, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट, और कोई भी क्वेश्चन बुकलेट जो आपको सफिशिएंट लगती है, तब तक आप थॉरली प्रैक्टिस करें। जब आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस हो गई है सफिशेंट, उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के अराउंड 6 to 7 months बिफोर यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज़, क्योंकि ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सोचते हैं अरे लास्ट में टेस्ट दे देंगे, लास्ट में टेस्ट दे देंगे, और वो लास्ट आ नहीं पाता है। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले इट्स टू पैनिक कि आप टेस्ट भी दो, एनालिसिस भी करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो 6 months इज़ अ गुड टाइम। उसके मतलब तब तक आप एक बार पढ़ चुके होते हो तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने लगोगे, मार्क्स नहीं आएंगे, तो इट इज़ कि बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो पहले एक बार स्टडी करो 3-4 महीने, उसके बाद 6 महीने पहले एग्जाम के, अगर आप 1 साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो 6 महीने पहले से इट्स अ गुड टाइम कि आप टेस्ट देना स्टार्ट करो। 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन यू कैन स्टार्ट गिविंग योर टेस्ट सीरीज। सृष्टि, अगर हम फोकस डालें हमारे एग्जाम के सारे स्टेजेस के ऊपर, 3 स्टेजेस हैं हमारी, प्री है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। इन तीनों स्टेज के ऊपर अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें, प्री स्टेज, अभी जैसे कॉमन डाउट आता है लर्नर्स का मेरे पास कि सर हमें प्री की प्रिपरेशन करनी है और फिर बाद में हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या कुछ डिफरेंस होता है कि प्री की प्रिपरेशन अलग होती है और मेंस की प्रिपरेशन अलग होती है, या दोनों सेम चीज़ें चल रही होती हैं? कंसेप्चुअली इट्स ऑल सेम। मतलब आप जब फर्स्ट टाइम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता इट क्रिएट्स एनी डिफरेंस। मतलब आप अगर उसको कन्वेंशनल के साथ ही पढ़ेंगे, मेंस के साथ ही, तो आपके लिए ईजी होगा टू अप्रोच एनी काइंड ऑफ, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए ईजी होगा, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा जितना डीपली आप पढ़ेंगे तो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने कभी वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की कि मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लूँ या ऐसे। तो मैंने कभी ये फॉलो नहीं की। तो सृष्टि, जैसे आपने इतने PSUs क्लियर कर रखे हैं, तो ये भी एक कॉमन क्वेरी होती है कि सर हम DMARC की प्रिपरेशन कैसे करें, UPPSC आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या इनकी प्रिपरेशन भी अलग अलग होती है? अगर आप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग कंसिडर करें सर, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल अलग प्रिपरेशन होती है। एक होल सोल स्टडी होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इतना हम डीपली पढ़ते हैं, इतना कवर करते हैं, तो दैट इज़ ऑल कवर्ड। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे होते हैं, जैसे कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, ये सब इन एग्जाम्स में पूछता है, या बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा ज़्यादा, तो वो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सेग्रीगेट करके पढ़ना है। और जनरल स्टडीज़ का पार्ट जैसे इन एग्जाम्स में अलग होता है, दैट इज़ अ होल डिफरेंट पेपर, तो वो तो आपको हर एग्जाम का देखना पड़ेगा। बट फॉर सिविल इंजीनियरिंग आई डोंट थिंक कि कोई अलग प्रिपरेशन मैंने, प्रिपरेशन इज कंप्लीट, इट इज़ अ होलसम प्रिपरेशन, ये एग्जाम वाइज सेपरेट प्रिपरेशन नहीं होती। तो ये चीज़ मैं अपनी क्लास में तो बोलता रहता हूँ, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ लर्नर हु हैज़ अचीव समथिंग, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो सृष्टि, प्री के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज़ मेरा फोकस था, टेस्ट सीरीज़, और उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में फार्मूला और छोटे छोटे जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं।
तो स्टडी मैंने कुछ ऐसे अलग नहीं की थी कि प्री के लिए मैं अलग पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ाई सब साथ में ही की कन्वेंशनल के लिए और प्रीलिम्स के लिए, बट इट्स जस्ट कि मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मेरा रिवीजन का वो था कि मुझे एक बार सारे प्रीवियस ईयर रिवाइज करने हैं। मतलब जब व्हेन आई वाज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग हैं, जो थोड़े डेटा वाले हैं या जिसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि मुझे याद करनी है, मैंने वो सारे मार्क कर लिए थे और उनको एक बार गो थ्रू कर लिया, क्योंकि कई बार होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जाम में, तो इट बिकम्स हेल्पफुल। और जो फार्मूला बुकलेट होती है उसमें सारे फार्मूले होने चाहिए, जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं या जो आपको फार्मूला डिफ़िकल्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं भी लग रहा है तो ऑल द फार्मूला इट शुड हैव, वो आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज़ देने के पहले मैं बस वो एक बार देख लेती थी, दैट वाज मेरा वो सारा रिविजन हो जाता था, क्योंकि हमारा सिलेबस इज़ लाइक इतना बड़ा कि हम रिवाइज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले भी अगर हम रिविजन शुरू करें तो वी कैन नॉट रिवाइज टिल द एंड ऑफ डे। और जीएस के लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने जो फॉलो की थी कि मैथ्स और एप्टीट्यूड आप पूरा सॉल्व कर पाएँ पेपर में, यू शुड मेक श्योर, क्योंकि उसके अराउंड 30 क्वेश्चंस होते हैं दोनों के मिला के, 25 to 30। हाँ, कॉमन भी है गेट में, तो कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं चाहिए आपको, और वो 50 मार्क्स आपके अश्योर कर देता है। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे जो कॉन्फिडेंस रीच होता है पेपर में कि यार मेरे 50 तो श्योर हो गए। फिर कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हमेशा आते हैं फ्रॉम सब्जेक्ट्स लाइक मटीरियल साइंस, ICT, ये एथिक्स, इन सब से हमेशा स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट तो सिविल का भी है, तो इट बिकम्स ईजी कि हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये 10-15 क्वेश्चन इनसे पक्का आते हैं स्टैटिक, जो आप नॉर्मल स्टडी भी करोगे इन सारे सब्जेक्ट की तो आप यू कैन सॉल्व देम। तो वो क्वेश्चन एक तो मैं ऐसे सेग्रीगेट कर लिए थे मैंने कि ये सब्जेक्ट मुझे प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर जैसे थोड़ा वेग है कि हमें लगता है कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा फोकस किया, अरे तो वो थोड़ा अनसर्टेन है। रादर देन आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगा। सृष्टि, आपने बात करी कि आप नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं, शॉर्ट नोट्स को। तो ये भी एक कॉमन डाउट होता है लर्नर का कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, बनाने चाहिए तो कैसे बनाने चाहिए, किस समय पे बनाने चाहिए, मींस एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। तो इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया आपने प्रिपरेशन में? सर, जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे होते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम आई कंसिडर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि तब हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम होता है। Exactly. तो क्योंकि एग्ज़ाम के 3 या 4 महीने पहले हमें हर चीज़ एक लगता है कि ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो जब हम पहली बार कोई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने बोला कि 1 साल पहले अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो तब आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शॉर्ट नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी कि इसमें ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आप भूल रहे हैं, या जो थियोरेटिकल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, बस 1-2 लाइन में, इट शुड बी शॉर्ट। मतलब वो बोलने में कंसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही उसमें लिख दिया, वो दूसरे नोट्स ही तैयार हो गए। तो शॉर्ट नोट्स वैसे, और वो इम्प्रोवाइज़ मैं करती थी हमेशा टेस्ट सीरीज़ के साथ, कि मुझसे कोई गलती हुई या कोई फार्मूला छूटा या मैंने कुछ मिस्टेक की तो मैं वो मिस्टेक भी लिख लेती थी कि ये मिस्टेक मुझसे हुई, तो हाँ वो याद हो जाती थी फिर कि हाँ इस क्वेश्चन में या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये गलती हुई थी, तो अब नहीं होनी। तो वो मैं मिस्टेक भी नोट कर लेती थी कि इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है। या जैसे एग्जांपल हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हैं तो इधर ये AB² इस साइड होता है, B ऐसा। तो आप अपने हिसाब से वैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स। सृष्टि, आप ये बताएंगे कि आपने पहले 2 अटेम्प्ट में प्री के अंदर कौन सी गलती करी, और जो फाइनल अटेम्प्ट था आपका जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें उसको कैसे इम्प्रूव किया? हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें स्पीड मेरी बहुत कम थी। जब 2018 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया था, मेरी स्पीड वाज वेरी लो, और मैं एक कंसेप्ट था मेरे पास तब कि एक्यूरेसी मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, और वो प्रूव भी हुआ इस अटेम्प्ट में भी। बट उसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड तो आपको स्पीडली एक्यूरेट सॉल्व करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ हर स्टेज में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में ही मेरे अराउंड 230 बने थे, और मुझे याद है कि 150 क्वेश्चन का पेपर था, मैंने सिर्फ 90 ही सॉल्व किए थे पेपर में। मतलब 90 आई अटेम्प्टेड इन दैट एग्ज़ाम, और उसमें से सही हुए थे काफ़ी सारे क्वेश्चन, अराउंड 75, बट दैट वाज नॉट गुड इनफ कि
एवरेज मार्क्स थे, उससे कुछ वो नहीं हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जीएस के पेपर में भी आई प्लेड विद द सेम स्ट्रैटेजी कि अटेम्प्ट लेस, हाँ एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो आई अटेम्प्टेड ओनली अराउंड 58 क्वेश्चन। तो इन 2018 इट वर्कड आउट कि ठीक है 90 मार्क्स आ गए। 19 में ये हुआ कि मैंने सेम स्ट्रैटेजी से फॉलो किया पेपर, बट मेरे मार्क्स आए 60। मतलब मैंने जो रीजनल अपना क्रिटिकल थिंकिंग से भी जो गेस कर सकते थे, मैंने बहुत सेफ खेलने के चक्कर में वो भी नहीं किया। और 19 के प्रीलिम्स में एक तो पेपर मेरे से एक बहुत मेजर मिस्टेक हुई कि मैंने पेपर इनिशियली एनालाइज नहीं किया। जब पेपर मिला आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट। लेटर आई रियलाइज कि यार इसमें असर्शन रीजन के 30 क्वेश्चन आते थे, ये तो मिल ही नहीं रहे, आगे होंगे। तो मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस एकदम ब्रेक हो गया कि अब आई एम नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर। तो उसके उस ईयर उन्होंने चेंज किया था ये? हाँ, उसी ईयर 2019 में। तो उस पॉइंट पे आई वाज लाइक कि अब आई एम नॉट गोना एबल टू कंप्लीट द पेपर। तो फिर मैं एकदम ब्रेक डाउन हो गया था उस मोमेंट पे पेपर में मेरा बीच में। तो उस टाइम भी आई अटेम्प्टेड ओनली 95 एंड इन दिस अटेम्प्ट आई डिड वॉज कि मैंने पेपर 1 में जो मैंने कोई ब्लाइंड गेस नहीं किया, दोनों पेपर में मैंने एक भी क्वेश्चन में ब्लाइंड गेस नहीं किया। बट हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग से और अपने एनालिसिस से जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे जीएस में, आफ्टर सॉल्विंग दैट मैथ्स एप्टीट्यूड, दैट स्टैटिक पोर्शन, 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो 20 एक क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहे थे कि हाँ ये इसका ये हो सकता है, 15 से 20 क्वेश्चन, उनमें मैंने चांस लिया। और हाँ, एंड दैट बिकेम फ्रूटफुल। और सेम इंजीनियरिंग के पेपर में भी मैंने यही किया कि जैसे ही पेपर मिला मैंने एनालाइज किया, मुझे समझ में आ गया कि पेपर थियोरेटिकल है और इस पेपर में अटेम्प्ट मतलब पीपल विल स्कोर टू मच, तो यू हैव टू अटेम्प्ट वेरी मच, कि ये नहीं कि सेफ प्ले नहीं करना है, क्योंकि पेपर वॉज ईजी सॉल्वेबल इन 2020। तो आई अटेम्प्टेड अराउंड, मिल गया था बच्चों को प्रिपरेशन का कोविड की वजह से। एग्जैक्टली, प्रीलिम्स के वक्त तो खैर कोविड नहीं आया था सर, बट स्टिल द पेपर वाज इजियर। तो आई अटेम्प्टेड अराउंड 122 क्वेश्चन इन सिविल, या इन प्रीलिम्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है लर्नर्स के लिए कि डोंट टेक पेपर फॉर ग्रांटेड, कि हम लास्ट ईयर के पेपर्स देख के जाते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे और एक माइंडसेट बना लेते हैं कि इस बार भी वैसा ही पेपर आएगा या उसी पैटर्न पे आएगा। सो नथिंग इज फिक्स्ड इन यूपीएससी, वो इन पैटर्न को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि जब आपको पेपर मिले, आप इनिशियली 5 मिनट या 10 मिनट इन्वेस्ट करो पूरे पेपर को गो थ्रू होने में, ये एनालाइज करने में कि कौन से प्रॉब्लम्स आपको पहले करने हैं, किस में आप रिस्क ले सकते हो, किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करें। यस सर। सो कमिंग टू मेंस हिस्ट्री, मेंस के लिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपने किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल कवरेज, लाइक मेंस का पेपर आजकल ऐसा आता है ईएससी का, लाइक पहले ऐसा होता था कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, बट इट्स नॉट द सेम एनी मोर। जितना मैक्सिमम कवरेज आप कर सकते हो वो बेनिफिशियल है। और मैंने 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो की थी पेपर 1 और 2 के लिए। पेपर 1 में सोम के क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, यू कैन सॉल्व दैट, सोम और स्ट्रक्चर। पर जो डिज़ाइन पार्ट होता है वो हम भूलते हैं, स्टेप्स भूल जाते हैं। तो मैंने जैसे स्टील और आरसीसी, इस अटेम्प्ट में मैंने जो चेंज किया था वो ये था कि मैंने हर सारे मतलब आरसीसी और स्टील के जितने भी डिज़ाइन थे मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे एक कॉपी में, और उसके बाद मैं उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करती रहती थी बार बार, कि मुझे डिज़ाइन स्टेप्स एकदम अच्छे से मतलब थॉरो हो जाएं कि मैं कहीं स्टेप ना भूलूँ और उसमें पूरे मार्क्स मिले। That's what I did for paper 1 and for paper 2 maximum coverage। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देंगे और जितने ज़्यादा नए क्वेश्चंस पता चलेंगे, जैसे सोम में, एनवायरनमेंट में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि टेस्ट सीरीज़ के कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मेरे पेपर में आ गए, तो दैट वाज वेरी बेनिफिशियल कि टेस्ट सीरीज़ से। और टू बी मोर प्रिसाइज, जो भी हमारे सिलेबस में छोटे छोटे पॉइंट भी लिखे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कवरेज बहुत ही मैटर करती है मेंस के अंदर। हाँ, क्योंकि पेपर 2 इज़ लाइक उसमें गलती के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमें लगता है कि अटेम्प्ट हो गया, पेपर तो अच्छा हुआ, बट मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी होते हैं। एनवायरनमेंट है, छोटी सी गलती हो गई, या फ्लूइड है, सॉइल है, तो कैलकुलेशंस भी लेंदे होते हैं, यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है उसमें कि आप अटेम्प्ट कर लोगे, टाइम क्रंच उसमें इतना नहीं होता, बट इट्स जस्ट यू हैव टू बी वेरी वास्ट कवरेज होना चाहिए आपका। एग्जैक्टली। सृष्टि, इफ़ यू कम टू इंटरव्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारे पूरे एग्जामिनेशन की। इसमें काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है,
कि काफ़ी लोग पहली बार फेस कर रहे होते हैं इंटरव्यू को, तो माइंड में एक थॉट होता है कि कैसे हम फेस करेंगे, जो भी चेयरपर्सन होगा या जो बाकी पैनल मेंबर्स होंगे, एक तो इस फेयर को कैसे ओवरकम करें, मीन्स ऐसे बैक एंड पे हम क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जब हम एक्चुअल में इंटरव्यू देने जाएँ तो ये थॉट हमारे माइंड में नहीं आए कि इंटरव्यू फेस कैसे किया जाए। तो आपने 3 इंटरव्यू फेस कर रखे हैं, ये फेस 3 इंटरव्यूज़, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि तीनों इंटरव्यूज़ में किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करें इंटरव्यू के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यूज़ में मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। रैदर देन स्टडीइंग द टेक्निकल थिंग, आपका कॉन्फिडेंस, द वे यू आर स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ इट मैटर्स अ लॉट। तो मॉक इंटरव्यूज़ आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यूज़ दें इनिशियल स्टेज में, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं एंड विथ टाइम यू बिकम कॉन्फिडेंट। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितने ज़्यादा आंसर्स फ्रेम कर पाएंगे, आप विथ टाइम आप कॉन्फिडेंट होंगे। और एक जो मेजर डाउट होता है कि लैंग्वेज बैरियर, कि हमें इंग्लिश में ही आंसर देना है या हिंदी में देना है, तो उसके वजह से जो हमें आता है वो भी नहीं बोल पाते। तो एक ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आप किसी भी चीज़ में आंसर दें, या हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, दे विल नेवर गोना जज यू ना। वो आपको और कंफर्टेबल फील कराएंगे बेसिकली। और अगर ऐसा कोई डाउट भी आता है तो हम शुरू में पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क कि कैन आई स्पीक इन हिंदी और कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स टोटली फाइन फॉर देम। तो उसका कोई इशू नहीं है, और उस चीज़ का आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है ड्यूरिंग थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। बाकी मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए, क्योंकि मेरा एमटेक हो गया था 2018 में भी, जब मैंने इंटरव्यू दिया तब मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया था उसी ईयर ही। तो मुझे पता था कि एमटेक पे, बिकॉज इट वॉज द रीसेंट थिंग आई हैड डन, तो उस पे इट विल गोना गेट फोकस्ड, काफ़ी चांसेस थे। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था फॉर ऑल द इंटरव्यूज़, नॉट ओनली फॉर ESE बट फॉर ऑल द इंटरव्यूज़ आई हैड प्रिपेयर्ड माई प्रोजेक्ट वेरी वेल। देन सम सब्जेक्ट्स लाइक जिनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बोलती हूँ हमेशा, तो उसका मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थोड़ा वाइड हो जाता है, तो जैसे अगर आप सब एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं एनवायरमेंटल, तो आपको एनवायरमेंट के बारे में भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, पूरी साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़, उसके बाद जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मैं बोलती थी, तो मैं अपने सराउंडिंग में कौन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, तो जो बेसिकली डैफ होता है हमारा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब हम भरते हैं, वो काफ़ी थॉरली प्रिपेयर करना मेरी एडवाइस है। एग्जैक्टली। सृष्टि, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका शेड्यूल कैसे होता था? मतलब कि आप मंथ वाइज शेड्यूल बनाते थे, या अपनी प्रिपरेशन को पर वीक एनालाइज करते थे, या डिवाइड करते थे, या आपका डेली शेड्यूल क्या होता था? तो इसके ऊपर कुछ लाइट डालेंगे आप? सर, मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म शेड्यूल बनाएंगे तो वो हमेशा अफेक्ट होता है। मतलब फिर क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है कि हाँ, हमें 2 महीने में इतना करना है, और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है बीच में। जैसे जब मैं एमटेक के साथ प्रिपेयर कर रही थी, तो क्लासेस होती थी, प्रोजेक्ट ईयर था, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि वीकली शेड्यूल बनाना इज़ फाइन, कि हाँ, मोर बेनिफिशियल। ऑब्वियसली एक फाइनल शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप सब कुछ रिवाइज़ करते हो, और जो भी चीज़ें आपको लास्ट टाइम में देखनी होती है, उसमें ज़्यादा नया पढ़ने का नहीं। बट हाँ, ऑन रेगुलर बेसिस मैं 1 वीक का शेड्यूल रखती थी कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। बट कभी मैंने ऐसे ज़्यादा वो नहीं किया कि यार 2 घंटे डिले हो गया, या मतलब एक आधा दिन डिले हो गया, तो अभी हाँ, ये इस चीज़, मतलब क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्रिपेयर कर रही थी, तो दैट वाज हेल्पफुल। वो काफ़ी हेल्प लगता था कि हम वो चिल्ड आउट रहते थे। सो अकॉर्डिंग टू यू, शेड्यूल छोटे पीरियड का बनाना चाहिए। हाँ। और बोला भी जाता है दैट स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। तो आपका जो भी शेड्यूल हो, वीकली या डेली शेड्यूल बना सकते हैं आप, और अकॉर्डिंगली उसके प्रिपेयर कर सकते हैं। सृष्टि, आप बताएंगे कि आपकी इस पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स का क्या रोल था? क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है ये, दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स ह्यूज पेशेंस, इतनी स्टेजेस होती हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, फिर उसके बाद मेडिकल भी है, फिर ज्वाइनिंग में भी टाइम लगता है। तो नॉर्मल सी बात होती है कि डीमोटिवेशन आती है, पेशेंस लूज़ करते हैं हम। तो इस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स का क्या रोल है, और इसको डील कैसे किया आपने? सर, ये मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Exactly. और सिंस मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो इट वाज नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी टू कि मैं
हर बार उतना अर्ज कर पाऊँ, Motivate हो करेज, पाओ। हाँ, कि मुझे वापस एग्ज़ाम लिखना है। तो आई एम फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही हर स्टेप में। मतलब दे नेवर क्वेश्चन कि अच्छा अभी नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं हुआ तो क्यों फिर थर्ड अटेम्प्ट के लिए। आफ्टर माई 2019 फेलियर आई वाज, मतलब मैं 1 महीने आई कुडंट एक्सेप्ट दैट। मेरे को बहुत टाइम लगा वो, एक टाइम नहीं होता है आपके पास। जब रिजल्ट आया नवंबर और जनवरी में अगला प्री था, तो वो आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं होता है कि आपको अब क्या नहीं क्या पढ़ना करना है, है, क्या पढ़ना करना है। है। बहुत कम टाइम होता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली में फ्रेंड्स जो थे वो सब प्रिपेयर कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों का पहले हो गया था, कुछ मेरे साथ ही। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा, मतलब दिस अटेम्प्ट आई हैड गिवन जस्ट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज दे हैड मोटिवेटेड मी कि नहीं, यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। मतलब कोई अब इस पॉइंट तक आके वापस जाने का कोई वो नहीं है, और यू हैव नथिंग टू लूज, दैट्स ऑल दे सेड। मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे हमेशा एक बात बोलता था कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आएगा यू विल फॉरगेट ऑल ऑफ दिस, कि इतनी बार नहीं हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ, ये यू विल फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। तो ये सोच के ही पढ़ कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या। और आपको तब तक पता चल चुका था कि आपको क्या नहीं करना है। हाँ, तो पिछले 2 अटेम्प्ट में आपने ये तो सीख लिया था कि ये सारी गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, और इस बार तो कोविड की वजह से एग्जाम भी बहुत डिले हुआ था। तो इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग। तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल, की क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, और ग्राफ इतना ऊपर नीचे होता है ना कि आपको लगता है कि अरे अब छोड़ देने का टाइम आ गया, नहीं हो रहा है। तो मेरे लिए मैं 50% ही अपना कंट्रीब्यूशन मानती हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देम कि हो पाएगा। सो सृष्टि, व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपने अपना रिजल्ट देखा एंड फाइनली यू सॉ योर नेम इन द लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो आई थी? ये सर ये मैं तो मतलब हर बार जब यही होता था, जब 2 बार से रिजल्ट में मैं पीडीएफ में नाम सर्च करती थी, सो दैट वाज द ड्रीम कि जब SRI टाइप करो और आगे पूरा आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई कॉल माई फादर, आई कॉल माई फ्रेंड कि हो गया है सिलेक्शन, 21 रैंक आई है। इट वॉज वेरी नाइस। आई कुडंट बिलीव, मतलब 4-5 मिनट आई कुडंट प्रोसेस द थिंग कि हो गया है। और फॉर द नेक्स्ट 3-4 days आई केप्ट लुकिंग एट द लिस्ट कि इट इज़ देयर और नॉट, इट इज़ देयर और नॉट। सो इट वाज योर फाइनल ड्रीम? यही आपका गोल था, यही ड्रीम था? यही ड्रीम था। आपने और भी कोई एग्जामिनेशन दिए थे इसके साथ? हाँ, अलॉन्ग विद सर इसी साल मैंने PSUs के एग्ज़ाम, जैसे कोल इंडिया ने कंडक्ट किया था अपना, वो दिया था। और इसरो का ICRB वाला जो सिविल के लिए होता है, साइंटिस्ट इंजीनियर का एग्ज़ाम, वो DMRC का दिया था। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया था। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे अपने। इन सारे एग्जाम्स के सिलेबस में या पैटर्न में कुछ डिफरेंस होता है? लाइक आई मेंशन कि सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम मतलब जो है, जैसे हर पेपर उसमें स्टेट में से एक पेपर टेक्निकल का होता है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस किसी भी एग्ज़ाम में। कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपको किसी एग्ज़ाम के लिए करना पड़ सकता है। जैसे इसरो के लिए एग्ज़ाम मतलब कुछ अलग से पढ़ाई नहीं की थी, इट्स जस्ट कि उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कर लिए एग्ज़ाम में जाने से 1 हफ्ते पहले, देख लिए कि हाँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स था उसमें थोड़ा, तो मैथ्स वैसे ही हम ESE के लिए प्रिपेयर करते हैं। और कोल इंडिया के में एक 50% जनरल स्टडीज़ था, इंग्लिश था। तो ये मतलब सिविल के लिए कभी कोई अलग से तैयारी नहीं की कि अलग कोल इंडिया के लिए कोई अलग बुक खरीदी या इसरो के लिए कोई अलग, ऐसा कभी नहीं किया। एक होल सम तैयारी की थी हमेशा से इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और उसी के साथ ही सारे एग्जाम्स कवर किए। और आपका प्रिपरेशन के टाइम पे सोर्स क्या होता था प्रिपरेशन का? कोई बुक्स फॉलो करते थे, कोई नोट्स? स्टैंडर्ड बुक्स, और मैंने नोट्स जो अपने बनाए थे वो, और कभी डाउट होता था तो वही बुक्स का रेफरल ले लिया। डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स के लिए RCC और स्टील के लिए बुक्स कोशिश करती थी, क्योंकि उसमें से ही यूजुअली UPSC क्वेश्चंस जो मेंस में देता है वो स्टैंडर्ड बुक से ही देते हैं, वो हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन डिज़ाइन सब्जेक्ट्स, तो दैट इज़ हेल्पफुल। प्रीलिम्स के लिए नोट्स काफ़ी थॉरली बनाए थे, ताकि बुक बार बार रेफ़र ना करना पड़े, क्योंकि प्रीलिम्स में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। तो वही नोट्स जो मतलब मेंस, उसमें प्रीलिम्स के टाइम सिर्फ नोट्स रेफ़र करती थी, और मेंस के लिए बुक्स भी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। कोई स्पेसिफिक बुक बताएंगे लर्नर्स के लिए कि स्पेसिफिकली ये बुक तो होनी चाहिए उनके पास, या हाँ, इस बुक को तो देखना ही पड़ेगा उनको एग्जाम देने से पहले? जैसे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मैं मानती हूँ कि SK दुग्गल हमेशा मतलब हमेशा मैंने उसी से ही पढ़ा है, उसके कोई नोट्स भी
स्टील के लिए बस जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो एक मुझे लगता है कि एक मस्ट बुक है स्टील में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत फेस होती है, तो इसलिए मैं स्पेशली वो मेंशन करना चाहती हूँ कि एसके दुग्गल यू कैन फॉलो। तो सृष्टि, आपने बताया कि आप एमटेक कर रहे थे तब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो एक कॉमन डाउट होता है लर्नर्स के माइंड में कि क्या हम जॉब करते हुए या क्या हम बीटेक करते हुए एमटेक करते हुए भी ईएसी और बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें ड्रॉप ही लेना पड़ेगा तभी हमारी अच्छी रैंक आ सकती है, अच्छा स्कोर आ सकता है? सर आई हैव सीन मैनी पीपल जो जॉब के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला और या बीटेक के साथ ही, जैसे मैंने एमटेक के साथ जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने शेड्यूल बना रखा था कि चलो 12th तक एमटेक की क्लासेस होती थी, तो फिर उसके बाद लंच वंच करने के बाद मैंने अपना टाइम डिसाइड कर रखा था कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, या फिर एमटेक का पढ़ने का भी टाइम बना रखा था कि माइनर्स आ रहे हैं या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कैसे टाइम डिवाइड करना है, प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम स्लॉट, और सबसे इफेक्टिवली सैटरडे संडे यूटिलाइज करने के लिए कि दोनों दिन ऑफ होते थे कॉलेज के, तो वो कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, तो आई थिंक मैनेजेबल होता है। हाँ, तो शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, बट एक बार आप पढ़ लेंगे चीज़ें तो रिवाइज़ करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग का पढ़ने में आप अच्छे से टाइम दे दें तो फिर ज़्यादा बाद में रिविज़न ईजी हो जाता है। और आपके हिसाब से व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन? मतलब हम अगर लेट सपोज कोई लर्नर बीटेक में अभी वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाला है, तो उसको अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब वो सेकेंड ईयर से करे, थर्ड ईयर से करे, या ऐसा कौन सा पॉइंट उसकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है जब वो अपनी प्रिपरेशन को इनिशिएट करे? मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे काफ़ी लेट पता चला कि ऐसी कोई एग्ज़ाम होती है और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, तो 5th सेमेस्टर जो होता है कॉलेज का, बीटेक का, दैट इज़ वेरी गुड टाइम, क्योंकि तब तक आप कॉलेज में सेटल हो चुके होते हो, यू नो कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कैसे पढ़ना है, उनके लिए क्या सोर्सेज यूज़ करने हैं, और स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ते हो आप कॉलेज के टाइम में, तो इट्स ईजी कि आप साथ के साथ प्रिपेयर करो। तो और तब क्या होता है, 1 साल का पूरा टाइम होता है आपके साथ, 6-7 सेमेस्टर, फिर 8 सेमेस्टर में अगर सपोज स्टार्टिंग में एग्ज़ाम आ रहा है तो काफ़ी टाइम होता है आपके पास, और आप जब उस स्टेज में स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन तो एंथू भी बहुत ज़्यादा होता है और मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है। हाँ, मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है। बहुत ज़्यादा जल्दी कर देने से फिर एक्चुअल टाइम आता है उस टाइम तक गिव अप कर देते हैं। तो 5th सेमेस्टर तक आप कॉलेज अच्छे से एंजॉय करो, कॉलेज समझो कि वहाँ कैसा है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करो, और फिर उसके बाद आप अलॉन्ग विद कर सकते हो कॉलेज के साथ। मुझे लगता है दैट्स अ बेस्ट टाइम। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मतलब बेस्ट टाइम है इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम तब टच में भी होते हैं सब्जेक्ट्स के सारे, तो इट्स इजी। तो सृष्टि, अभी तक तो हमारी हार्डकोर स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द फन सेक्शन। अब हम फन सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। रैपिड फायर राउंड है ये। आई विल बी आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस और आपको उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करना है। ओके सर। Your first question is, if you had to change your name, अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, what it would be and why? Something from letter A. I'm so fascinated with letter A. Name I can't think. A लेटर से? हाँ, A लेटर से। Okay. सृष्टि, अगर आप को पीएम बना दे एक दिन के लिए, तो what changes you would like to bring and why? Okay, education system I want to strengthen first of all, and medical facilities. That two things I think there's a must need in India. हाँ, बहुत ज़्यादा need है। Describe yourself in 3 words. A little creature. चलिए, let's suppose a book is to be written on you, on your life. उसका टाइटल क्या होना चाहिए? Sir, I cannot think of this. ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। चलिए, is there any app which you really hate? No, not as such. Nothing like that. अच्छा, कोई ऐसी सीरीज है जो सबने देख रखी हो और आपने नहीं देखी? फ्रेंड्स नहीं देखा अभी? नहीं। चलिए, अब तो टाइम है आपके पास को। What is one job you are absolutely horrible at? Okay, managing things like I'm not good at event management kind of things. Like, आपने तो एमटेक किया हुआ है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। हाँ, but in event management I feel like I'm not that good. Okay. What job you would be absolutely horrible at? कौन से काम में मतलब बिल्कुल भी आप परफेक्ट नहीं रहोगे, बहुत ही हॉरिबल रहोगे?
to motivate people because मैं बहुत रोती थी during preparation. नो बट डेफिनेटली आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे. व्हेन थिंग्स ब्रेक, जब कोई चीज़ टूट जाती है, यू प्रेफर टू फिक्स इट और रिप्लेस इट? I prefer to fix it. Fix it. That's what Mama has taught. Okay. What is your dream job? In civil engineering field, I always wanted to remain in technical field. So Okay, in technical only. Yeah. और उसमें भी बेस्ट जॉब मिल गई है आपको. चलिए. What is the most important object you own? सबसे important object. object. कोई भी फोन, बुक, पेन, I'm so fond of watches. वॉचेस. ओके. तभी टाइम पे पेपर भी हो गया आपका इस बार. चलिए. What is the stupidest thing you have done on your free will? सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ कौन सी करी है आपने? मतलब free will क्या, मैं I had cried a lot till date. I had cried a lot and now I feel so stupid about it. So stupid it Normal was. है ये, मतलब No. सबके साथ होता है. नहीं, सबके साथ नहीं होता सर. मतलब I had cried a lot. Now I feel that I could replace it. तब रोना नहीं था. Okay. Let's suppose you have the world's attention for 30 seconds. पूरी दुनिया आपको देख रही है 30 सेकंड के लिए. आप क्या बोलेंगे उन्हें? I'm the best. Good. If you could learn any language, which language it would be? French. French. Fascinates me. Fascinating होती है वो. चलिए. So Shrishti, those were lovely answers from you. Now we have this small token of gesture or love for you. Thank you so much, sir. You can keep it down. Yeah. सृष्टि, हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है कि आप किसी भी टॉपिक को टैग कर सकते हो whom you feel कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए. So if you have someone in mind, you can tag that person. Okay. So one of my very close friend, among my best friends, and he has secured. We had prepared together, and he has secured AIR 20 Okay. this year and This year only. ESC 2020. So Okay. his name is Bhavya Parashar. So I want to tag him. So Bhavya, we would definitely love कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपनी जर्नी शेयर करें लर्नर्स के साथ, ताकि वो भी इंस्पायर होकर अपने ड्रीम को अचीव कर पाए. सो अवर टीम विल बी डेफिनेटली बी इन टच विद यू, विल बी इन कॉन्टैक्ट विद यू एंड होप टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो सृष्टि, फाइनली आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लर्नर्स को? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 2-3 चीज़ें कि मेक शॉर्ट नोट्स फॉर प्रीलिम्स. शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बनाओ क्योंकि दैट इज़ हेल्पफुल. लास्ट के दिनों में वो काम आते हैं. मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. एनालिसिस इज़ ऑल्सो मस्ट. एंड एक पर्सनल एडवाइस कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम है. मतलब 1 साल लग जाता है पूरी प्रोसेस में, तो बहुत बार ब्रेक डाउन होगा, बट दैट्स अ कर्व, सबके साथ होता है. एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, शायद थोड़े दिन बाद लो. तो ये याद रखना कि जर्नी में बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा. सो डोंट गिव अप ऑन होप एंड बी अराउंड पॉजिटिव पीपल. वो बहुत हेल्प करता है. और बस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सृष्टि. ओके, थैंक यू सर. सो दिस वॉज दी वंडरफुल कॉन्वर्जेशन विद सृष्टि. आई होप उनकी जर्नी से आपको इंस्पिरेशन मिली होगी, आपको एक वे आउट मिला होगा अपने ड्रीम तक, अपने गोल्स तक पहुंचने का. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो सृष्टि से, यू कैन मेंशन दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स. मीनवाइल अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और होपफुली अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कीजिए. थैंक यू एवरीवन.